अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने फर्स्ट ईयर की बायो के तमाम चैप्टर्स को डिस्कस करना है। हर चैप्टर्स की 4 to 5 या 6 to 7 वीडियोस होंगी। तो हर एक बात को हमने कॉन्सेप्चुअली एलाबोरेट करना है इस वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर की जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात करें तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पे पहुंचने से पहले हमारे पास एक टर्म दी गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, बायोकेमिस्ट्री किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, ये टर्म है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास आता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और दूसरा हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री को समझने से पहले समझते हैं कि हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स और मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, ह्यूमन बॉडीज के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये कॉम्बिनेशन होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ है हमारे पास कैटाबॉलिक और दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है, दूसरी हमारे पास है एनाबॉलिक। तो सबसे पहले अगर हम देखें एनाबॉलिक क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ब्लॉक्स पड़े हैं। उन ब्लॉक्स को मैंने क्या किया, उन ब्लॉक्स को उठाकर मैंने एक दीवार बनाना स्टार्ट की। तो पहले ब्लॉक्स थे, ब्लॉक्स को एक ब्लॉक रखा, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा, उसके ऊपर तीसरा ब्लॉक रखा, इस तरह से ब्लॉक रखते गए और मैंने एक दीवार बना दी। इसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और उसी दीवार को अगर मैंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया, इसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इन दोनों को कंबाइन कर कर हम नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का फंक्शन होता है, यानी कि चीज़ें टूटती भी हैं और चीज़ें बनती भी हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म का होना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अगर हम बात करें लाइफ स्टार्ट की कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल से स्टार्ट होती है। ठीक है, इंसान ये अगर हम बात करें, सेल हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लाइफ स्टार्ट हुई एक सेल से। तो अगर हम बात करें, ये मैंने एक सेल बनाया हुआ है सामने। तो अगर हम ओवरऑल सेल की बात करें तो इस सेल के अंदर क्या दिया हुआ है कि ये सेल है हमारे पास। इस सेल के अंदर ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन दी हुई है और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस दिया हुआ है। इस न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी डिस्टेंस आ रहा है उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं किस चीज़ का, प्रोटोप्लाज्म का। और याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मटेरियल है, ये नॉन लिविंग मटेरियल नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या है, एक लिविंग मटेरियल है। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी डिस्टेंस दिया हुआ है, इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, इस डिस्टेंस को हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70 टू 90% क्या मौजूद होता है, 70 टू 90% वाटर मौजूद होता है। अगर प्रोटोप्लाज्म में से इस वाटर को क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, इस वाटर को निकाल दिया जाए, तो जो सेल के अंदर जितना मास बचता है, इस मास को हम क्या नाम देते हैं, ड्राई मास का नाम देते हैं। और उस ड्राई मास के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ें पाई जाती हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सबसे पहले आपने याद रखना है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेकर सेल की मेम्ब्रेन तक जितना भी डिस्टेंस होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या होता है, ये एक लिविंग मटेरियल है जिसके अंदर 70 टू 90% वाटर होता है। और अगर प्रोटोप्लाज्म में से वाटर को निकाल दिया जाए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ड्राई मास बचेगा। और उस ड्राई मास के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या बचेंगे, वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही बचेंगे सेल के। तो अगर हम बात करें एलिमेंट्स की के टोटल हमारे पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नेचुरली की बात कर रहा हूँ, बाकी जो डिस्कवर हुए हैं यानी कि बाकी जो आर्टिफिशियली हैं वो अलग है। 92 हमारे पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है। उन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 25 होते हैं। ये मैं ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा।
तो अगर उन 25 में से स्पेसिफिक ह्यूमन की बात करूं तो 16 एलिमेंट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली कहाँ पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। तो उन बायो एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं ह्यूमंस के अंदर मेजर जो बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हमारे पास 99% होते हैं बायो एलिमेंट्स का, और माइनर जो बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 1% होते हैं, और कुछ ट्रेस एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे पास कितने होते हैं, 0.01% होते हैं। अगर हम मेजर बायो एलिमेंट्स की बात करें उनमें हमारे पास क्या क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, उनमें हमारे पास कार्बन आता है, उनमें हमारे पास हाइड्रोजन आता है, उनमें हमारे पास नाइट्रोजन आता है, कैल्शियम आता है, और हमारे पास फास्फोरस। अब ये कितने परसेंट होते हैं वो तमाम क्वांटिटी भी लिखी हुई है। ऑक्सीजन एक मेजर एलिमेंट के तौर पर पाया जाएगा जो कि 65% होगा, कार्बन 18% होगा, हाइड्रोजन 10% होगा, नाइट्रोजन 3% होगा, कैल्शियम 2% होगा, और फास्फोरस 1% होगा। इसी तरह के माइनर एलिमेंट्स भी होते हैं, पोटाशियम मौजूद होता है, सल्फर मौजूद होता है, कैल्शियम है, सोडियम है, और मैग्नीशियम है। ये मिलाकर 1% बनाते हैं बायो एलिमेंट्स का। ट्रेस एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, और उसके अलावा जिंक है। ये हमारे पास 0.01% होते हैं। तो याद रखिएगा कि बायो मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और हमारे पास ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। दो तरह के बायो मॉलिक्यूल्स हैं, एक हमारे पास इनऑर्गेनिक है और एक हमारे पास ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम बायो मॉलिक्यूल्स की प्रोपोर्शन की बात करें कि ये हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर कितने परसेंट होते हैं और मेमालियन के अंदर कितने परसेंट होते हैं, तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें ली हैं, एक बैक्टीरिया को लिया हुआ है और दूसरा मैंने साथ में किस चीज़ को लिया हुआ है, साथ में मेमालियंस को लिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया के अंदर कितने परसेंट वाटर है, मेमेलियन के अंदर कितने परसेंट वाटर है, इसी तरह प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर कितनी है, मेमेलियन के अंदर कितनी है, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। अगर मैं वाटर की बात करूं, बैक्टीरिया के अंदर वाटर कितना है, 70%, मेमेलियन के अंदर भी बिल्कुल सेम है, 70%। ठीक है, प्रोटीन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर कितना है, 15%, मेमेलियन के अंदर कितना है, 18%। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरिया के अंदर 3% मिलेगा आपको और मेमेलियन के अंदर 4% मिलेगा आपको। इसी तरह अगर हम लिपिड्स की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर 2% मिलेगा आपको और मेमेलियन के अंदर कितना मिलेगा, 3% मिलेगा आपको। इसी तरह डीएनए बैक्टीरिया के अंदर 1% मिलेगा आपको और मेमेलियन के अंदर 0.25%, आरएनए 6% इन बैक्टीरिया एंड इन मेमेलियन 1.1%। ठीक है, इसी तरह से कुछ बाकी मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिस तरह से एंजाइम्स है या हार्मोन्स हैं। तो ओवरऑल मिलाएं तो हमारे पास एंजाइम्स बैक्टीरिया के अंदर कितने परसेंट होते हैं, 2%, मेमालियन के अंदर भी सेम 2% है। इनऑर्गेनिक आइंस की अगर हम बात करें दोनों के अंदर 1% होते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हमने इजीली क्या समझा, इस स्लाइड के अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री देखा, कॉम्बिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। पहले हमने बात की थी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होगा, टूटी हुई चीजों से किसी चीज को बनाना एनाबॉलिक है, उसी चीज को दोबारा तोड़ना कैटाबॉलिक है, दोनों का कॉम्बिनेशन मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। और ये बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर हो तो वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। लाइफ स्टार्ट होती है सेल से। एक सेल की बात करें तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेकर सेल की मेम्ब्रेन तक जितना डिस्टेंस है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर 70 to 90% वाटर होता है। उस वाटर को निकाल दिया जाए तो ड्राई मास बचता है। उस ड्राई मास का अंदर जो चीजें हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स कहलाती हैं, जिसमें से 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, उनमें से 25 जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, उन 25 को स्पेसिफिक करें 16 एलिमेंट जो कि ह्यूमन में से पाए जाते हैं। तो ये हमने इस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की दी हुई हैं। तो उस प्रॉपर्टीज में से सबसे पहली चीज हमें क्या दी हुई है, सबसे पहली हमें चीज दी हुई है मैक्रोमोलिक्यूल्स, और दूसरा हमारे पास होता है माइक्रोमोलिक्यूल। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल, एक हमारे पास होता है माइक्रोमोलिक्यूल। ऑब्वियसली मैक्रोमोलिक्यूल बड़ा होगा और माइक्रोमोलिक्यूल छोटा होगा। माइक्रोमोलिक्यूल को ही कंबाइन करके मैक्रोमोलिक्यूल बनाया जाता है। मैक्रोमोलिक्यूल बड़ा है तो लाजमी बात है उसका वजन थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू माइक्रोमोलिक्यूल। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल माइक्रोमोलिक्यूल मौजूद है, दो माइक्रोमोलिक्यूल हैं, उसको मैंने मैक्रो बनाना है तो दो माइक्रोमोलिक्यूल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, आपस में कंबाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये एक माइक्रोमोलिक्यूल है अहमद, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अहमद है, और ये एक माइक्रोमोलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक माइक्रोमोलिक्यूल है, इसको मैंने नाम दे दिया आलिया का। ठीक है, एक माइक्रोमोलिक्यूल अहमद है और दूसरा माइक्रोमोलिक्यूल है आलिया। अब ये दोनों माइक्रो हैं,
ये दोनों आपस में क्या करेंगे, लिंक बनाएंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब पहले जो हमारे पास अहमद था, इसका अपना एक बॉन्ड बना हुआ था हाइड्रोजन के साथ, और आलिया का अपना बॉन्ड बना हुआ था हाइड्रो ऑक्साइड आयन के साथ। अब क्या करेंगे, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाना है, लाजमी सी बात है, नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि अहमद ने क्या किया कि अपना हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया, और आलिया ने क्या किया, यहाँ से OH बॉन्ड तोड़ दिया। अब ये हाइड्रोजन और OH, ये भी बोलेंगे कि लाजमी सी बात है, इनका भी दिल टूट गया। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाकर और क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, और इन दोनों का आपस में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल का तैयार होना। अब इस सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल को कंडेंसेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ज्वाइन हो रहा है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी इसको हम नाम देते हैं। इस डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के लिए एक प्रॉपर एंजाइम चाहिए होता है और प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है, लाजमी सी बात है, ताकत होगी तभी ये बॉन्ड बना पाएंगे। अब नए बॉन्ड बनाने के लिए पुराने बॉन्ड को तोड़ना भी पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल वाटर को आया गुस्सा, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि हम आपस में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम वापस से हम अपने पुराने पार्टनर्स के पास जाना चाहते हैं। तो वाटर ने क्या किया, अपना बॉन्ड आपस में तोड़ दिया H और OH की फॉर्म में। H ने क्या किया, जहाँ से H आया था वहाँ H चला गया, जहाँ से OH आया था उसके पास OH चला गया। तो वापस से क्या हुआ, जब ये दोनों इसके पास वापस आए, इन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू करवा दिया, इन दोनों ने अपना बॉन्ड तोड़ दिया, और वापस से ये बॉन्ड दोबारा से टूट गया, और ये पुरानी शक्ल के अंदर वापस से आ जाएंगे। और ये काम ऐसे नहीं होता, ये काम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के जरिए होता है, प्रॉपर प्लानिंग के जरिए होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर यूज होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। पहले सिंथेसिस था, बनाया था, अब उस मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे। जब बनाया था तो वाटर निकला था, अब जब तोड़ना है तो वाटर को वापस इसके अंदर डालना पड़ेगा, और वापस से क्या बन जाएंगे, आलिया अलग हो जाएगी और अहमद अलग हो जाएगा। यानी कि ये हाइड्रोलाइसिस है, वाटर की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, जो कि कंडेंसेशन का बिल्कुल उलट है। कंडेंसेशन का क्या है, ये बिल्कुल रिवर्स है। अगर हम बात करें वाटर की, वाटर हमारे पास क्या है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। बाकी लिपिड जो है ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। 2/3 पार्ट है वाटर ह्यूमन बॉडी का, 70 to 90% लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। अगर सीड की बात करें तो 20% वाटर पाया जाता है। ब्रेन सेल की बात करें तो 85 to 90% पाया जाता है, और जेलीफिश की सेल की बात करें तो उसके अंदर 99% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। उस वाटर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं, वाटर के अंदर एक बॉन्ड मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो वाटर लिए, उस वाटर को मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन किया H और OH के अंदर, यानी कि ये मेरे पास एक वाटर है और इसके साथ साथ ये मेरे पास एक वाटर है। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और लाजमी सी बात है, बॉन्ड कौन बनाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कभी भी लड़का लड़के के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, हमेशा लड़का लड़की के साथ ही बॉन्ड बनाता है। तो यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। यानी कि हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों ने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। और इसी बॉन्ड को हम नाम देते हैं किस चीज का, इसी बॉन्ड को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जो डिस्टेंस बनता है वो 2.1 का बनता है। और याद रखिएगा, एक वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एक वाटर की, अगर हम बात करें। उसके बाद दो फोर्सेस हैं, एक हमारे पास कोहेसिव कहलाती है, दूसरी एडहेसिव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोहेसिव या कोहेशन क्या होती है। तो याद रखना, फॉर एग्जाम्पल अट्रैक्शन हो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनके दरमियान जो फोर्स होगी उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स या कोहेशन। और अगर वही अट्रैक्शन हो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान, यानी फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर वाटर डाल दिया। अब वाटर का आपस में भी कनेक्शन होगा, वाटर का कंटेनर के साथ भी कनेक्शन होगा। वाटर का जो आपस में कनेक्शन है वो कोहेशन या कोहेसिव फोर्स है, और जो वाटर का कंटेनर के साथ जो कनेक्शन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास एडहेशन या एडहेसिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है, दोनों आपस में लिंक है, एक होता है कोहेशन, दूसरा होता है एडहेशन, या कोहेसिव फोर्स या एडहेसिव फोर्स।
अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर का वाटर के साथ अट्रैक्शन कोहेशन कहलाएगा, और वाटर का कंटेनर के साथ कनेक्शन, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, कंटेनर अलग है, वाटर अलग है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एडहेसिव कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं वाटर की प्रॉपर्टी, हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हीट चाहिए होती है। स्पेसिफिक होती क्या है हीट? फॉर एग्जाम्पल, मैंने वाटर लिया 1 ग्राम वाटर लिया, उसका पहले टेम्परेचर क्या था, 21%। अब उस टेम्परेचर को मैंने बढ़ाना है 22 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के लिए मुझे हाई अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं वाटर को हाई स्पेसिफिक हीट की ज़रूरत होती है। 1 ग्राम वाटर लिया, पहले उसका टेम्परेचर था 21 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 22 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो इसके लिए मुझे हाई अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट चाहिए होगी, इतनी जल्दी ये चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम बोलते हैं वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है, और इसीलिए इसको हम टेम्परेचर स्टेबलाइजर भी बोलते हैं, यानी कि टेम्परेचर कम करने के लिए। और ये जब भी प्रोटोप्लाज्म के अंदर थर्मल चेंजेस आता है तो इसके लिए ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। क्यों प्रोटेक्ट करेगा? क्योंकि स्पेसिफिक हीट ज़्यादा चाहिए वाटर की स्पेसिफिक हीट चेंज करने के लिए। और कैलोरी की अगर हम बात करें तो कैलोरी के अंदर 4.18 जूल मौजूद होता है, और वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास लिक्विड है और लिक्विड को हमने कन्वर्ट करना है गैस के अंदर, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए। और हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर को लिक्विड की गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं उसकी वेपोराइजेशन क्या होती है, हाई होती है। कितनी होती है, 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम के अंदर 500 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, तब जाकर वो वेपोराइज होगा। इसीलिए ये जब ये ऑपरेट होता है तो बैकग्राउंड को कूलिंग इफेक्ट छोड़ देता है। नीचे हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन के अंदर। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन को मैं सिंपली मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर मौजूद है, तो उस वाटर के अंदर मैंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे ये ड्रॉप्स बनाना, उसके अंदर ड्रॉप्स डालना स्टार्ट कर दिया ऑयल के, ठीक है, वाटर है, उसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉप्स डालना स्टार्ट कर दिया ऑयल के। और वो ऑयल के जितने भी छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे वो छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना देंगे वाटर के अंदर। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, यानी कि टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कंडेंस ऑयल ड्रॉपलेट इनटू लार्ज ड्रॉपलेट, यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पानी के अंदर एक बड़े ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्यों होता है, इसको बोलते क्या है? इसको मैं सिंपली डिफाइन करूं, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक बीकर मैंने लिया, ठीक है, उस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, कोई भी लिक्विड डाल दिया, ठीक है, वाटर नहीं है ये कोई भी एक लिक्विड है। उस लिक्विड को मैंने क्या किया, टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया। अब जब मैंने टेम्परेचर दिया वो क्या होगा, वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा वो उतना क्या होगा, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जितना मैं टेम्परेचर कम करूंगा और वो उतना कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वाटर के अंदर बिल्कुल अपोजिट होगा। वाटर के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर आना स्टार्ट हो गया टेम्परेचर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की जगह क्या होगा, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी लिक्विड के अंदर क्या हो रहा था, बाकी लिक्विड के अंदर हीट तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और हीट कम कर दो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पर हीट कम करने से 4 डिग्री सेल्सियस से कम करने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि क्या होगा, एक्सपेंड होगा। इसी बिहेवियर को हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और डेंसिटी का फॉर्मूला आपने याद रखना, मास पर वॉल्यूम। नेक्स्ट वाटर आयोनाइजेशन, यानी कि वाटर को टेम्परेचर दिया और वाटर ब्रेक डाउन हो गया अपने दो आयंस के अंदर, H पॉजिटिव आयन के अंदर और OH नेगेटिव आयन के अंदर। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। और ये आयोनाइजेशन, ये प्रॉपर्टी वाटर की एज अ बफर काम करती है, एम्फोटेरिक इन नेचर काम करती है, जो कि क्या करेगी, पीएच को मेंटेन करेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टोटल स्लाइड्स थी, बाकी स्लाइड्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस ओवरऑल कंप्लीट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर को स्टार्ट किया, उसका इंट्रोडक्शन किया, और उस इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप किया, और बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के साथ साथ हमने साथ साथ में
बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल के डिफरेंशिएशन को भी डिस्कस किया, और उसके साथ साथ हमने वाटर को देखा और वाटर की तमाम प्रॉपर्टीज को हमने क्या किया, डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मैंने अपने चैनल के अंदर अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, यहाँ कमेंट करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये जीमेल आईडी भी मैंने दी हुई है, उसके ज़रिए भी आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।